सैटरडे को बोले थे कि ना पापा संडे को आऊंगा। वो नक्सली को मारते मारते साहब को बचाने पूरा बचाए। अब लास्ट गोली है तो मैं फिर नक्सली का हाथ नहीं आऊंगा घर के स्वामी भक्त हो गए, उनका पैर छू गए। तरह से फायरिंग कर रहे थे जैसे मतलब कोई सेना मतलब युद्ध लड़ने आती दूसरे देश से। 22 साल के थे सब लोग, मैक्सिमम 25 ईयर था। ऐसी दुर्घटना फिर ना हो, इसकी पूरी जांच एनआईए की टीम करेगी। कानून का मामला भी सख्ती से देखा जाए, लेकिन इस बात को भी जरूर देखा जाए कि ये परिस्थिति बिगड़ी क्यों है। कांग्रेस पार्टी बंद कर रही है, आंदोलन कर रही है, जुलूस निकाल रही है, ये सब हम भी कर सकते थे। कुछ बेबुनियाद ये जो बातें उठती रहती है, इससे बचना हमारे लिए जरूरी है। नक्सलवादी समस्या का हल सिर्फ कानून व्यवस्था से नहीं है, उसका और भी तरीका ढूंढना पड़ेगा। सभी प्रभावित प्रदेशों के साथ मिलकर कारगर प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार न सिर्फ इस घटना को देख रहा हूं, इसको समझने और एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले भी इस विषय पर बहुत सारे प्रोग्राम्स मैं कर चुका हूं, तमाम कॉलम्स में लिख चुका हूं। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये बैठकर हमेशा की तरह सिर्फ आलोचना के जरिए नहीं कहना चाहूंगा कि जो बयान, जो भी आप नेताओं की बाइट्स सुन रहे थे कुछ देर पहले, ये बाइट्स किसी भी साल ली जा सकती हैं नक्सली समस्या पर, ये बाइट्स किसी भी साल दोहराई जा सकती हैं नक्सली समस्या पर, लेकिन साथ में हकीकत ये है कि एक बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या है, कॉम्प्लेक्स समस्या है, पेचीदगी भरी समस्या है और उसके बहुत पहलू हैं। तो ना सिर्फ ये कह देना कि साहब कानून कितना सख्त है या कानून व्यवस्था कितनी सख्त है, ना सिर्फ ये कह देना कि साहब ये समस्या यहाँ तक क्यों पहुंची, ना सिर्फ ये कह देना कि नक्सली समस्या का हल जो है वो सिर्फ कानून के रास्ते नहीं, ये सारे पॉइंट्स पहले उठ चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये है, जरूरी है यहाँ पर ये देखना कि कहाँ तक आप पहुंच पाए हैं किसी प्रशासन के तौर पर, किसी राजनीतिक सोच के तौर पर, किसी फॉर्मूला के तौर पर, किसी स्ट्रैटेजी के तौर पर इस समस्या से निपटने के लिए। साथ में मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखाने से पहले आज न्यूज पॉइंट की एक बात और आपसे रखना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा वर्ग है, ये भी स्वाभाविक है, जो ये मानता है कि हिंसा कोई भी रास्ता नहीं है अपने अधिकार को हासिल करने का, और साथ में इस तरह की हिंसा ये भी पहले डिबेट का हिस्सा रह चुका है। जब ये घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं के होने से लेकर अब तक के बीच में क्या वाकई हुआ है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं जिसके जरिए हम कोशिश कर रहे हैं इस समस्या को एक पर्सपेक्टिव देने की, एक दायरे में रखकर आपको समझाने की। अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में जब माओवादियों ने सीआरपीएफ के 76 जवानों को हमले में मार डाला था, तब गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के पूर्व डीजी ई राममोहन को इस मामले की जांच के लिए कहा था। ई राममोहन मानते हैं कि उस हमले के बाद सीआरपीएफ ने तो सबक सीख लिए, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने इस हमले से उठे सवालों को नजरअंदाज कर दिया। 3 साल बाद जब खुद राज्य का राजनीतिक नेतृत्व निशाने पर आ गया, तब ये सवाल बड़ा हो गया है कि हमारे नेता माओवादी खतरे का सही जायजा लेने में क्या पूरी तरह नाकाम रहे। मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ, रूट कॉजेस को पता करना है, क्योंकि सिविलियन आदमी क्यों बंदूक उठाता है। बहुत गलत एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है और उनको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, इसलिए बंदूक उठाया।
तो ये पॉलिटिशियन शुड इंट्रोस्पेक्ट एंड फाइंड आउट व्हाट रॉन्ग हैज गॉन। दरअसल नक्सलवाद से लड़ने के नाम पर विकास बनाम बंदूक की जो बहस थी, अचानक इस नक्सली हमले ने उसे पीछे ढकेल दिया है। ये एक लिहाज से माओवादियों की कामयाबी भी है, क्योंकि विकास होगा तो माओवादी अप्रासंगिक होंगे। सुकमा में परिवर्तन रैली कर रही कांग्रेस नक्सलवादियों को इसलिए भी खतरनाक लगी कि वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है हर कोई नागरिक के सामने, जो पिछड़ा एरिया में इस तरह का हो रहा है, जहां विकास तेजी से चल रहा था, क्या वहां विकास हो पाएगा? कांग्रेसी नेताओं पर हुए नक्सली हमले के बाद भारत सरकार की नक्सल विरोधी नीति एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है कि क्यों बार बार कोशिश करने के बावजूद भारत सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासियों की राजनीतिक और आर्थिक मांगों को पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली से बाला के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। एक इंटरव्यू के दौरान कुछ साल पहले की बात है, जब वहां पर चुनाव हो रहे थे, तब मैंने रमन सिंह साहब से सवाल पूछा था कि अभी भी ये सवाल पॉलिटिकल प्रोसेस से जुड़ा हुआ था। माफ करिएगा, मैं अपने काम की कोई पुरानी कहानी बताने की आपको कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैंने उनसे पूछा था कि किसी भी इस तरह की समस्या का एक बड़ा पहलू होता है पॉलिटिकल प्रोसेस, और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर नाम के लिए सियासत पहुंची है, लेकिन लोग या नेता या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंच पाता है। क्या आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएंगे? क्या आप वहां तक पहुंच पाएंगे? कोई सीधा सरल स्पष्ट उत्तर उसका नहीं मिल पाया। आज इस बात को कई साल हो चुके हैं, इस तरह की घटना हुई है, घटना की निंदा हर तरीके से की जाती है, लेकिन पॉइंट यह है कि सॉल्यूशंस की तरफ कौन देख पाया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोगों को याद हो तो काफी बहस जो है वो कांग्रेस के दो नेताओं के बीच इस मसले को लेकर हो चुकी थी, तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह को लेकर। तो क्या एक वाकई एक नीति के तौर पर सेंटर इसको समझ पाया है? इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ त्रिनाथ मिश्रा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं सीआरपीएफ के। हमारे साथ यहाँ पर खुद EN रामा मोहन साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर डीजी हैं बीएसएफ के। अप्रैल 2010 वाली घटना के बाद केंद्र सरकार ने आप पर जिम्मेदारी डाली थी उसको इन्वेस्टिगेट करने की। स्वामी अग्निवेश जी को आप सब लोग अच्छे तरह से जानते हैं, उस इलाके में बहुत काम किया है इन्होंने। प्रकाश जावड़ेकर, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, उनके स्पोक्स पर्सन मीम अफजल साहब, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और मेरे साथी हिदेश जोशी। हिदेश ने बहुत लंबी यात्राएं की हैं इस इलाके में, मुश्किल यात्राएं की हैं इस इलाके में, और बहुत सी जानकारी भरी रिपोर्टाज हमें और आप सबको इस चैनल के माध्यम से हिदेश ने दिखाई है। हिदेश काफ़ी ज़मीनी हकीकत पर एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। बुनियादी सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। स्वामी अग्निवेश जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। क्या आपको लगता है स्टेट और सेंटर दोनों को मिलाकर क्या वाकई कोई भी इश्यूज इफेक्टिवली एड्रेस कर पाए हैं ये लोग अभी, या आइडेंटिफाई भी कर पाए, क्या पहचान कर पाए? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि जब से स्टेट और सेंटर दोनों मिलाकर, जी 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 बिल्कुल, दोनों मिला के, सारी पार्टियां मिला करके, सारी ब्यूरोक्रेसी मिला करके, प्रधानमंत्री बेशक ये बार बार कहते रहे कि हमारी देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए माओवाद सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन एक भी दिन बैठ करके इन्होंने ईमानदारी से उसके मूल कारणों में जाने की कोशिश नहीं की। 2004 की बात मैं बता रहा हूँ विज्ञान। कांग्रेस का जो अखबार निकलता है संदेश, कांग्रेस संदेश जी, तो उसमें एडिटोरियल लिखा था सोनिया गांधी जी ने, खुद लिखा उन्होंने, और उसमें लिखा ये कि हमें इसके रूट कॉजेज में जाने की ज़रूरत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनसे मिला उनके घर पे जाके। मैंने कहा सोनिया जी, आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाया है, आप इसके ऊपर एक कमेटी तो बनाइए, कुछ 10-20 लोगों को ले करके इसकी बहस की आप शुरुआत तो कीजिए। लेकिन सन 2004 के बाद से आज तक मुझे कहीं कोई एक बहस नाम की नहीं, देखिए एडहॉक तरीके से चलते हैं, बिल्कुल एडहॉक तरीके से चलते हैं, एक एक क्राइसिस को वैसे पकड़ते हैं, मूल कारणों में नहीं। जैसे मैं एक मोटी सी बात कह रहा हूँ,
हाँ। और राम मोहन जी भी इस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सारे देश के और लोग भी कह रहे हैं, हाँ। प्लानिंग कमीशन तक कह रहा है। वो क्या कह रहा है? बीडी शर्मा जी जो बस्तर के कलेक्टर रहे हैं, उस जमाने में रहे हैं, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि भाई आपके संविधान के अंदर एक संविधान है जिसको हम 5वीं और 6वीं अनुसूची कहते हैं, वो आदिवासी इलाकों के लिए है। कोई मुझे ईमानदारी से बता दे, एक भी व्यक्ति सरकार के अंदर, नेता या अफसर, कि उसके ऊपर अमल हुआ हो। 65 सालों में भारत के संविधान पर अमल क्यों नहीं हुआ? मेरे पास ये आजाद की लिखी हुई चिट्ठी है जिसको मार डाला गया था फर्जी में। ये कह रहा है आप सरकार से पूछिए अपने एक संविधान को क्यों डस्टबिन में फेंका हुआ है।